आपको याद है जेएमएम ब्राइबरी केस 1993, जब नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार को बचाने के लिए हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने 1 करोड़ रुपया लिया था, महज 1 करोड़ रुपया। और हालांकि बाद में उस जेएमएम ब्राइबरी केस में जब वो फंसे, उनके ऊपर मुकदमा चला और उस समय उन्होंने कहा था कि राष्ट्र हित में ये ज़रूरी था, यानी कि राष्ट्र हित में सरकार को बचाना ज़रूरी था। अब इतिहास एक बार फिर से अपने को दोहरा रहा है। हेमंत सोरेन यानी शिबू सोरेन के बेटे माइनिंग लीज केस में फंस चुके हैं और एक तरह से उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। चुनाव आयोग ने अपनी ओपिनियन गवर्नर को भेज दी है और गवर्नर कभी भी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। तो झारखंड में क्या इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो राजनीतिक अस्थिरता होने वाली है, उसमें हेमंत सोरेन के पास क्या क्या ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, किस तरह से वो इस केस में बच सकते हैं, या फिर एक तरह से वहाँ पर बीजेपी अन्य राज्यों की तरह एक तरह से अपने पैर पसारते हुए झारखंड में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने वाली है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात झारखंड में उभरते संकट की। अब फिलहाल जो हेमंत सोरेन के पास जिस तरह से माइनिंग लीज का केस है, अब आप ये सोच रहे होंगे, हैरान होंगे कि क्या कोई देश में मुख्यमंत्री ऐसा भी हो सकता है जो अपने ही नाम पे माइनिंग लीज अलॉट करा ले, और वो भी खास करके तब जब वो माइनिंग और एनवायरनमेंट पोर्टफोलियो का मिनिस्टर है, उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस खुद ही करा ले अपने नाम पर माइनिंग लीज। मतलब इससे ब्लेटेंट केस ऑफ करप्शन तो कोई हो नहीं सकता। अक्सर जो राजनेता करप्शन के केसेस करते हैं तो वो बड़े ही एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं और उसके लिए ढेर सारे अलग अलग तरीके हैं। कोई शेल कंपनी बना के करता है, कोई बेनामी संपत्ति के नाम पर इन्वेस्टमेंट करता है, अलग अलग तरीके हैं जो राजनेताओं ने इस देश में खोजे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ब्लेटेंट केस क्या होगा कि कोई राजनेता, और वो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री, अपने नाम पे लीज अलॉट करा ले। और इस केस की जब सुनवाई शुरू हुई, यानी कि जब बीजेपी के रघुवर दास, उन्होंने इस केस का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रखा। उसके बाद कुछ पिटिशनर हाई कोर्ट में गए, कुछ चुनाव आयोग के पास गए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये केस बनता है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री लाभ के पथ पर रहते हुए लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अपने नाम पे माइनिंग लीज अलॉट कराकर गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये लीगल लूप होल्स और लीगल जो जिस तरह से कवायदें चलती है वो चलती रही। अब ये चुनाव आयोग ने अपनी जो सिफारिशें हैं, यानी कि आरपीए एक्ट के तहत उन्होंने सिफारिशें गवर्नर को भेजी है और गवर्नर इस पर कभी भी फैसला लेकर उनकी सदस्यता खारिज कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? झारखंड में जो ऑप्शन हेमंत सोरेन के पास बचेंगे, अगर उनकी सदस्यता चली जाती है तो उनके पास जो ऑप्शन बचते हैं वो ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि अगर उनकी सदस्यता जाती है तो वो अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री रहकर, यानी कि वो दोबारा विधायक दल की बैठक बुलाकर अपने को नेता नॉमिनेट कर सकते हैं और वहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं, ताकि 6 महीने के बाद वो चुनाव लड़ सकें। लेकिन अगर उनकी सदस्यता 6 साल के लिए चली जाती है, उन्हें चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लग जाता है, तो उस केस में उनके सामने ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने और फिर उसके बाद रीनॉमिनेशन किसी चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़कर दोबारा से मुख्यमंत्री बने। ये वाला ऑप्शन नहीं बचता है उनके पास में। इसको वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से मांग सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है वो गलत ऑर्डर है और इस पर उन्हें स्टे दिया जाए। अगर कोर्ट उन्हें, सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है, हाई कोर्ट उन्हें स्टे दे देता है, तो बाकी समय के लिए वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जब तक कि इस लीगल केस की सुनवाई हो। लेकिन इन दोनों मामलों में फच्चर ये है कि अगर संभावना इस बात की ज़्यादा है कि उन्हें 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो फिर उनके सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को डमी मुख्यमंत्री बनाएं, जिसमें कि उनकी माँ हो सकती है, उनकी पत्नी हो सकती है। बिहार में तो लालू प्रसाद ने इस एक्सपेरिमेंट को अपनाया ही था, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो उसी तरह से वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन उनके पास सेफर ऑप्शन है कि वो अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दे। तीसरा जो उनके पास ऑप्शन है
कि वो इस मामले पर एक बड़ी चाल चलते हुए एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एक सीबीआई, ईडी एजेंसी, इलेक्शन कमीशन, इन सब के नैरेटिव को लेते हुए वो फ्रेश इलेक्शन की तरफ यानी कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ मूव करें, जिसकी संभावना कम दिखती है। तो उनके पास जो लीगल ऑप्शन है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना और टाइम बाई करना अगले चुनाव तक के लिए, ये सारे ऑप्शन उनके पास में हैं। बीजेपी के पास में क्या ऑप्शन है? क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उसके बाद बीजेपी की कोशिश ये होगी कि जेएमएम और कांग्रेस में जो अस्थिरता उत्पन्न होगी और जिस तरह से एग्रेसिव बीजेपी है झारखंड में, वहाँ पर वो लगातार करप्शन के रोज केसेस आरोप लगा करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेगी और वैसी स्थिति में विधायकों में भगदड़ मच सकती है। विधायकों को ये लगेगा कि ये सेफ ऑप्शन नहीं है जेएमएम या कांग्रेस में रहना, और उस भगदड़ का फ़ायदा उठाकर बीजेपी वहाँ पे अल्टरनेटिव सरकार बनाने की दिशा में कदम रख सकती है। हालांकि झारखंड जो बीजेपी है उसमें भी दो मत हैं। पहला मत ये कहता है कि हमें सरकार बनाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए अगर राजनीतिक अस्थिरता होती है तो। दूसरा जो मत है, कई सारे नेता हैं, उनका कहना है कि इस जिस तरह के हालात हैं उसमें कोई भी सरकार चलाना या फिर जेएमएम जो करप्शन के आधार पर अगर सरकार गिरी है तो उनके एमएलए के साथ सरकार चलाना ठीक नहीं होगा, बल्कि हमें मिड टर्म पोल में जाना ज़्यादा बेहतर होगा, मिड टर्म पोल की तरफ हमें जाना चाहिए। तो दोनों स्थितियों में बीजेपी क्या करेगी? ये तो स्थिति तब उत्पन्न होगी जब जेएमएम की सरकार अस्थिर हो जाएगी, यानी कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद की कहानी है। लेकिन बड़ा जो नैरेटिव है इस समय झारखंड की कि बीजेपी वहाँ पे करप्शन के नैरेटिव को एक तरह से जनता के बीच में ले जा रही है कि किस तरह से मुख्यमंत्री करप्ट हैं जिन्होंने अपने नाम पे माइनिंग लीज अलॉट कराया, उनके ओएसडी करप्ट हैं जो कि ईडी की हिरासत में हैं, उनके बाकी जो सहायक हैं उन सब के ऊपर सीबीआई, ईडी के केसेस चल रहे हैं। तो यानी कि एक ऐसे ट्राइबल स्टेट में जहाँ पर आम जो आदिवासी है वो तो गरीब है, लेकिन आदिवासियों के नाम पर जो मुख्यमंत्री बना है वो ट्राइबलों को लूट करके वो कहीं ना कहीं अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा है। तो करप्शन का जो नैरेटिव है बीजेपी उसको आधार बनाते हुए बीजेपी को लगता है कि अगर मिड टर्म पोल हो जाए तो बीजेपी वहाँ पे फायदे की स्थिति में होगी। अब जेएमएम के पास क्या ऑप्शन है इस बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए? जेएमएम के पास करप्शन के नैरेटिव पे जेएमएम जीत नहीं सकती, क्योंकि इस समय वो जिसको कहते हैं विटी विकेट पे, यानी कि कमज़ोर विकेट पे वो खेल रही है। तो जेएमएम के पास एक ऑप्शन है कि वो ट्राइबल कार्ड खेले, यानी कि किस तरह से एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर को अस्थिर किया गया, किस तरह से ट्राइबल चीफ मिनिस्टर के साथ सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपदस्थ किया जा रहा है। ये एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश हो सकती है जेएमएम की तरफ से, लेकिन ये तब होगा कि जब करप्शन के केसेस पर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन बेदाग निकले या फिर वो अपनी कुर्बानी देकर किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएं जिसका कि चेहरा बेदाग हो, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं हो, और आने वाले दिनों में वो अपनी एक पॉजिटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर नैरेटिव की जंग है झारखंड में, और जिसमें से झारखंड एक अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है, और उस अस्थिरता में से जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि सत्ता सबको चाहिए होता है और सत्ता के लिए ही राजनीतिक पार्टियां बनी होती हैं। तो वैसी स्थिति में देखना होगा कि हेमंत सोरेन जो चारों तरफ से घिर रहे हैं, उनके अपने एमएलए, कांग्रेस के एमएलए कितने समय तक उनके साथ रहते हैं और किस तरह से वो इस माइनिंग लीज केस से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके सारे सहयोगी के ऊपर ईडी और दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं शिकंजा कस चुकी है। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।